हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बिहार एसएससी के लिए हिस्ट्री का थर्ड और लास्ट पार्ट आधुनिक भारत का हम पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, आप ही लोग में से बहुत सारा का कमेंट था कि हम जो PYQ करवा रहे हैं वो किस बुक से करवा रहे हैं, उस बुक का सर नाम बताइए। मेरे दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति को नाम बताना एक एक मेरे लिए काफ़ी कठिन होगा, इसीलिए हम आपको 5 मिनट पहले वीडियो की शुरुआत में ही लेते हैं और सारा चीज़ बता देते हैं कि कौन सा बुक है, कितना क्या है, सब देख लीजिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो बुक का फ्रंट पेज। वो जो बुक है मेरे दोस्त, वो है यूथ कंपटीशन टाइम का वो बुक है, जिसमें कह सकते हैं BSSC, BPSSC, CSBC, DRDA, बिहार सिपाही दरोगा, कह सकते हैं हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सचिवालय, ये सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बिहार में, ये सारा का कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस देखा जाए तो 10,790 प्रश्न है। 10,790 प्रश्न टोटल। 98 पेपर का कलेक्शन इसमें देखा गया है। 98 पेपर का कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का कवर किया गया है, वो सब्जेक्ट जो है आप देखिए। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सामान्य विज्ञान है, गणित है, तर्क परीक्षण है, सामान्य हिंदी है और इंग्लिश है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे जो कह सकते एग्जाम में पूछे गए उसी का कलेक्शन किया गया है। यदि इसको आप जाकर फ्लिपकार्ट या मीशो या कह सकते हैं अमेजॉन पर देखेंगे तो इसका लगभग प्राइस आपको दिखा देगा। आपको प्राइस लगभग 821 रुपये का ये बुक है मेरे दोस्त। अच्छा खासा पेज है इसमें। 821 रुपये का बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे लेकर एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपका जो ये टाइम मिला है, क्योंकि ये चुनावी साल है मेरे दोस्त, और चुनावी साल के हो जाने के बाद फिर कब वैकेंसी बिहार में आएगी ना आएगी कोई गारंटी ना है। इस बार बहुत सारी वैकेंसी आई है और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे BPSC हो, बिहार SSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, जितने भी एग्जाम होंगे वो सारे के सारे एग्जाम में ये काफ़ी आपको मदद करेगा मेरे दोस्त। ये ऐसा बुक आपके पास होनी ही चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो ये बुक आप जाकर मार्केट से क्या कर लीजिए, ले लीजिए। यदि आप सक्षम ना हैं तो आप हमसे इसका PDF ले लें मेरे दोस्त। इसमें कह सकते हैं कि टोटल 10,790 प्रश्न है, जिसमें एशियंट हिस्ट्री का 219 क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री का 139 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का 430 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का 375 क्वेश्चन, फिर इसी प्रकार से कह सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी का कितना 455 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का 411 क्वेश्चन, पॉलिटी का 719 क्वेश्चन, फिजिक्स का 583 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 574 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 673 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल का 201 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट का जो है टोटल कितना 186 क्वेश्चन, या फिर कह सकते हैं मैथमेटिक्स का 1109 क्वेश्चन यानी 1109 क्वेश्चन, रीजनिंग का आपको टोटल कितना तो 751 क्वेश्चंस दिया गया। इस प्रकार इंग्लिश का भी है और हिंदी का भी इसमें क्वेश्चंस उपलब्ध है मेरे दोस्त। इसको PDF लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये मेरा WhatsApp नंबर और फ़ोनपे नंबर है मेरे दोस्त। इस पर आपको 21 रुपया पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करके शॉर्ट स्क्रीन इसी WhatsApp नंबर पर क्या करनी होगी, भेजनी होगी। आप भेजने के तुरंत बाद आपको इसका सारा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा मेरे दोस्त। आप पैसा को ध्यान में मत रखिए, आप ध्यान में रखिए कि आपके पास ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। तो चलिए, आपका अच्छा खासा हम समय ले लिए, चलते हैं सीधे प्रश्न पे। आज देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से आगे। यह 594वां प्रश्न। इसमें कहा गया क्या कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, दिल्ली आश्रम, वाराणसी आश्रम या जयपुर आश्रम? इसका जो सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1930 के दांडी यात्रा से। 1930 के दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो वो जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम 1930 से शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है देखिए क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुई थी?
सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से ठीक किसके पहले हुई थी? तो मेरे दोस्त सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि कब शुरू हुई थी? तो 1930 को शुरू हुई थी। 1930 से पहले कौन सी आंदोलन हुई थी? उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी, पूना समझौता 32 में हुई थी, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 32 में हुई थी। इनमें से कोई ना। तो 30 में गांधी इरविन समझौता 31 में हुई थी। उसके पहले जस्ट कौन सा आंदोलन हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला करा, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष को हुआ था? गांधी जी की दांडी यात्रा किस तारीख और किस वर्ष को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च पूरा डेट पूछे तो 12 मार्च 1930 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला करा, गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी दांडी से, साबरमती आश्रम से, गुजरात से, चंपारण से। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था वो कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर रोष के कारण, कमीशन का भारत आगमन अनुचित समय पर होने के कारण, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, या कमीशन के प्रस्तावों पर असहमति के कारण। किसके कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कमीशन में एक भी भारतीय शामिल न थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला करा कि डॉट 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 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो कह सकते किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत देखने आया था? तो बोल रहा आर्थिक सुधारों के देख के लिए वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अधिक सुधारों के लिए भारत के उपयुक्त। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन आ गई। गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुई थी वो हुई थी 1931 में। 1930 में जो हुई थी, 1930 में क्या हुआ था? 1930 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 30 में देखे थे दांडी मार्च शुरू हुई थी, और 31 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या निम्नलिखित में से किसने 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन व्यक्ति जो थे वो 3 बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला करा कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला है पूना पैक्ट। 1932 का पूना पैक्ट है दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के लिए, जनरल वर्ग के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, उत्पादन के लिए नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के लिए था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके लिए था? तो दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि हुई थी। तो पूना संधि 1932 में हुई थी। पूना संधि 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किसे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? तो रामजे मैकडोनाल्ड ने की थे। रामजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामजे मैकडोनाल्ड साहब जो थे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। आगे चलिए, अगला आ गया भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक थे जो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत खड़ा होकर लड़ाई लड़ी थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो वो थे जयप्रकाश नारायण थे। वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण थे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा, हाँ अगला देखिए, निम्नलिखित का सही कालक्रम बताएं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। मेरे दोस्त सबसे पहले जो हो जाएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कब? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके बाद आ जाएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट। उसके बाद हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन, अभी भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगी। तो वैसा कौन सा है? फर्स्ट में आप लिख सकते हैं किसको? फर्स्ट में इसको लिख सकते हैं, सेकंड में इसको, थर्ड में इसको, और फोर्थ में इसको। तो फर्स्ट यानी 3 से कहाँ शुरू होती है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो कह रहा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। सही बात है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी 9 अगस्त 1942, नहीं 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942। चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। सही बात है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। हमें क्या बोला था? कौन सा युग्म सुमेलित गलत सुमेलित है? तो ये 8 अगस्त को हुई थी, ना कि 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1942 में किया गया था। तो 1942 तो सब है, लेकिन 1942 में कब? तो 14 जुलाई 1942 को। कब? 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी सतारा में। कहाँ? सतारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला लेसन आ जाता है क्या? आज़ाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस। आगे करा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1939 को। 1939 को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला करा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार पुलिस एसआई मेंस एग्जाम 2023 का ही क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन से पूछा गया था। आइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला करा, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या? आगे कह रहा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इनमें से कोई ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन या नौ सेना विद्रोह। कैबिनेट मिशन या नौ सेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो किए थे MS खान साहब ने किए थे। MS खान ने किया था। MS खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1945-46 में हुआ था। कब? 1945 और 46 में हुआ था। आगे करा क्या? हमको करा क्या? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे?
तो कैबिनेट मिशन में आए थे जो टोटल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? टोटल 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा? बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी 18 फरवरी 1946 को हुई थी। 18 फरवरी 1946 की हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? हम देखे थे कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, तो वो कौन कौन सदस्य थे, कौन सदस्य नहीं थे? तो बस 3 को जो आए थे वो तीनों सदस्य का नाम जान लीजिए। पैंथिक लॉरेंस, स्टेपफोर्ड क्रिप्स और क्या था, अलेक्जेंडर थे। ये तीनों सदस्य थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं थे। इसीलिए कह सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला, कांग्रेस के कौन सा उदारवादी नेता, कांग्रेस के कौन उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो वो कांग्रेस के नेता थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान सभा। संविधान सभा करा 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने थे? तो 1937 में कह सकते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे टोटल 8 प्रांत में क्या थे, विभक्त थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 प्रांत में विभक्त थे। वो 8 प्रांत आप देख सकते हैं कौन कौन से थे। तो मद्रास है, कौन सा है? मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई, असम और पश्चिमी प्रांत। ये टोटल 8 प्रांत में विभक्त थे। माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन करा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित हुआ था। 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का क्या है? संवैधानिक विकास। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? ये मोहम्मद अली जिन्ना भूखा पाकिस्तान के नेता नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, परंतु ये नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्षता जो हुई थी, अधिवेशन हुई थी, वो किनकी अध्यक्षता में? तो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। तो अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को ही पहला सदस्य चुना गया था 13 अगस्त 1946। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा क्या कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्य द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया? संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? तो 1950 में किया गया था। 1950 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करा कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 को। नवंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या कि 1946 में उद्देश्यों संबंधित प्रस्तावना की रचना किसने की थी? 1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्तावना की रचना किसने की थी? तो उद्देश्य किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्देश्य थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गवर्नर जनरल और वाइस राय। इसका पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? सर जॉन सॉर थे, थॉमस मुनरो थे, वैरन हेस्टिंग थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे सर जॉन शोर थे। अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक सर जॉन शोर थे। कहाँ? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक कौन थे? सर जॉन शोर थे। बिहार दरोगा 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न करा क्या? हाँ, कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाई थी? तो हड़प नीति अपनाने वाले व्यक्ति थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी साहब ने हड़प नीति अपनाई थी।
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग मुकदमा चलाया गया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो जो थे वो कौन थे? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग पर कह सकते हैं क्या चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति निम्न में किसने दिया था? तो वो देने वाले व्यक्ति थे वैरेन हेस्टिंग ऑप्शन नंबर डी। वैरेन हेस्टिंग ने सर्वोच्चता का नीति दिया था। बिहार पुलिस एसआई 2023 देख रहे हैं सब, बिहार पुलिस सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सबका सब लेटेस्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड एम हॉस्ट थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एम हॉस्ट ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या करा कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? हाँ, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। लॉर्ड लिन लिथगो थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिन लिथिगो थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? लॉर्ड लिन लिथिगो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न करा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इस लेसन से एक न एक क्वेश्चन कन्फर्म आती है, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। व्यापकता का सिद्धांत कौन संबंधित है? देखिए फिर से, व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यापकता के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसने रैयतबाड़ी आरंभ किया था? तो रैयतबाड़ी जो आरंभ किए थे थॉमस मुनरो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉमस मुनरो साहब ने किया था। रैयतबाड़ी आरंभ किसने? थॉमस मुनरो साहब ने किया था। आगे अगला का, भारत में किसने अस्थायी स्वशासन को लागू किया? भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड रिपन साहब। लॉर्ड रिपन साहब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वोपियर जनरल किसे बनाया गया? 1767 में बंगाल का सर्वोपियर जनरल किसे बनाया गया था? तो मेजर रेनले ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेजर रेनले को। अगला, सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? तो विलियम बेंटिंग। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? तो विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट। 1833 के चार्टर्ड एक्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला करा, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? लॉर्ड कर्जन ने क्या क्या किया और क्या नहीं किए थे? उनका योगदान क्या नहीं था? बंगाल विभाजन में उनका योगदान था, सही बात है। कहा सेना एवं न्यायिक सुधार भी किए थे, ये भी बात सही है। पुलिस सुधार किए थे परंतु सती प्रथा पर रोक नहीं, ये सुधार उनका नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उनका सुधार ये नहीं था। भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? अंतिम पूर्व वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम पूर्व वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ठगों का दमन किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया, धर्म परिवर्तन के कारण असमानताओं को दूर किया गया, लेकिन कह सकते दासता का अंत नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जो उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया था। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन किया था? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन किया था? तो वो ब्रिटिश जनरल थे, वो कह सकते कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। कौन? लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन साहब ने दिया था। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बन के आया था? 1798 में भारत का गवर्नर जनरल जो बन के आए थे लॉर्ड वेलेजली बन के आए थे। लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला है वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल, डलहौजी, वेलेजली, कॉर्नवालिस। मेरे दोस्त पहला आए थे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग का कार्यकाल देखा जाए तो 1774 से 85 तक रहा था। 1785 के आसपास कौन? वैरन हेस्टिंग। पहले तो आ जाएंगे वैरन हेस्टिंग फर्स्ट पे, वैरन हेस्टिंग। और दूसरा में जो होंगे वो हो जाएंगे कब? कॉर्नवालिस। दूसरा में क्या हो जाएंगे? कॉर्नवालिस। वो उनका शासनकाल था 1786 से 1793 तक। 1786 से 1793 तक काल किनका था? तब कॉर्नवालिस का था। 1-4 कहाँ से शुरू हो रहा है? 1-4 ऑप्शन नंबर बी हो रही है। 1-4 कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि कॉर्नवालिस के बाद आते हैं वेलेजली साहब। कॉर्नवालिस के बाद आते हैं वेलेजली साहब। अब वेलेजली का शासनकाल जो रहता है 1798 से 1805। वेलेजली का 1798 से कह सकते हैं 1800 कब रह जाती है? 5 तक, 05 1805 तक रह जाती है वेलेजली का। ऐसे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। बी तो सही हो जाएगा, लेकिन हम सबका डेट देख रहे हैं। वेलेजली हो गया, फिर आ जाएंगे डलहौजी। तो 1848 से कह सकते हैं 1848 से इनका शासनकाल आ जाएगा 1856 तक। 1856, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा? अगला देखिए 2 मिनट। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना रहा था? करा भारतीय स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो भारतीय व्यक्ति जो थे वो गवर्नर जनरल बने थे। उनका नाम था क्या? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा क्या? लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आए थे। तो कह रहा लॉर्ड माउंटबेटन जो तो कह रहा कि वायसराय बनने के लिए वो भारत में जो आए थे वो किस निर्देश से आए थे? विशिष्ट निर्देश, वो कह सकते खास उद्देश्य से आए थे। वो खास उद्देश्य क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप को, करा भारतीय उपमहाद्वीप को किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजित करना, यानी वो इस उद्देश्य से आए थे ताकि भारतीय महाद्वीप जो कह सकते भारत है उसे जितना हो सके तो छोटे छोटे भाग में क्या करना? विभक्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन अपने घर से निकले थे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करा सती प्रथा की रीति को अवैध किसने घोषित किया था? सती प्रथा की रीति को किसने अवैध घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला करा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वही भारतीय गवर्नर जनरल होंगे कौन? श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर बी अंतिम। उसके बाद क्या होता है? ये पद समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते क्या, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो भारत के वायसराय कौन थे? तो इरविन साहब थे, लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन ना बी सही हो जाएगा। आगे कहा, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो रिपन ने किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का भी जस्ट पढ़े थे, कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कथन और नारा और उपाधियाँ। कथन, नारा और उपाधियाँ हम क्या करेंगे देखेंगे। पहला करा, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने दिया था? वो कौन व्यक्ति थे? उन्होंने बोला था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। तो ये बोलने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला करा क्या कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए करा कि फ्रंटियल गांधी किसे कहा गया? फ्रंटियल गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियल गांधी कहा जाता है। फ्रंटियल गांधी किसे? खान अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन को क्या बोला? जीवन काल। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल जो है 1902 से लेकर 1989 तक, 1902 से 1989। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह कथन किनका था? तो ये कथन हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी का था कि राजनीति जो है कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता। वही दिख रहा है अभी भी। आगे चलते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा किसने? सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आगे, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, आगे क्या कह रहा कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा दिया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 के बंगाल विभाजन में कहा गया था। आगे अगला प्रश्न क्या करा? माना के नाम से किसे जाना जाता है? माना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसे? मदन मोहन मालवीय को। शायद लगता है प्रश्न कहीं आया था। मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। आगे चलते हैं। आप ये कह सकते हैं मिलान करना है। कह रहा, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। मेरे दोस्त, एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ उनके वाइफ का नाम है। एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ उनके वाइफ का नाम है, उसे हमको क्या करनी है? मिलानी है। तो पहला कह रहा देशबंधु चित्तरंजन दास था। देशबंधु चित्तरंजन दास के वाइफ के जो नाम था वो नाम था बसंती देवी। कौन था? बसंती देवी। 1 का 4। फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी को तो जानवे करते कि कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और कह सकते हैं लाला लाजपत
राय की पत्नी का जो नाम थी वो लाला लाजपत राय का पत्नी का नाम था राधा देवी। कौन सा? राधा देवी। और मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा स्वरूप रानी। स्वरूप रानी ऑप्शन नंबर क्या आप देख लीजिएगा, स्वरूप रानी। यहाँ पर इसे देखा जाएगा तो डिस्कशन दिया होगा, देखिए दे रखा है ना। चित्तरंजन दास का बसंती देवी, लाला लाजपत का राधा देवी, महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? कह रहा कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुआ था? तो वो थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लियाकत अली खान साहब थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक मनु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? वी.आर. अम्बेडकर को। वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आधुनिक युग का मनु भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बारदौली आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दिए थे। अगला करा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिए थे। कब दिए थे? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला, निम्नलिखित में से किससे लोक नायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे, अगला करा कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन था। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक था, यह कथन था मौलाना आज़ाद को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे, महात्मा गांधी के रामराज्य युग सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला आ गया क्या? स्वतंत्रता के बाद का भारत। स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी कह सकते हैं आपका लेसन अब समाप्ति हो चुका है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? तो वो किया गया था 1950 को। कब किया गया था? 1950। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा? अगला करा भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुई थी? तो 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुई थी 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? हाँ, अगला करा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत में भूमिदान और ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला करा भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले व्यक्ति जयप्रकाश नारायण साहब थे। जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगला लेसन देखते हैं। अगला लेसन क्या करा? अगला करा आधुनिक इतिहास की विविध, यानी आप कह सकते हैं मिसलेनियस। सब देख लेते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किसने? विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करा कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग का संबंध जो है वो किससे है? शिक्षा से। कोठारी आयोग का संबंध किससे? शिक्षा से। बिहार पुलिस एसआई मेंस 2023 में ही पूछा गया था। अगला करा मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? मगध विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया था बोधगया में। कहाँ? बोधगया में किया गया मगध विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला करा वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच जो है शिक्षा सुधार से संबंधित है। वुड डिस्पैच जो है शिक्षा सुधार से संबंधित है। अगला करा सुंगोली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुई थी? सुंगोली की संधि नेपाल में कब संपन्न हुआ था? तो 1816 में। 1816 में सुंगोली की संधि हुई थी। 1816 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सुंगोली की संधि। ज्ञान दर्शन कन्फ्यूशियस
को चीनी में किस अन्य नाम से जाना जाता है? ज्ञान दर्शक कन्फ्यूशियस को चीनी में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुंज फुत्से, कुंज फुत्से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, कुंज फुत्से, कुंज फुत्से। भारत के गुट निरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? भारत की गुट निरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? भारत परिषद अधिनियम 1992, भारत परिषद अधिनियम 1992 ही पहले ही क्या है, सुमेलित है। बाद बाकी हम देखने न जा रहे हैं, पहला ही सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन है, आप देख लीजिएगा। आगे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया साहब ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने? पिंगली वेंकैया साहब ने किया होगा। मेरे दोस्त हमको पता है कि आप लोग को ये प्रश्न जितने भी है आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा, ये तो बस रिवीजन के पर्पज से क्या करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? चार्ल्स विकिल्सन, चार्ल्स विकिल्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने किया था, एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? अमर गीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया था, पाकिस्तान का नामकरण किए थे। अगला बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा जो था ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में, 1935 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1935 में हुआ था, बर्मा अलग हुए थे। अगला कह रहा है हाँ कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मां के रूप में जानी जाती है? तो मैडम भिखाजी कामा को, मैडम भिखाजी कामा को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मां के रूप में जानी जाती है? मैडम भिखाजी कामा को मां के रूप में जानी जाती। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य जो थे दादा भाई नौरोजी, बीपीएससी ऑडिटर 2012। अगला करा हाँ कि निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी की वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध, चंपारण सत्याग्रह। मेरे दोस्त सबसे पहले तो आप कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914, ठीक। उसके बाद गांधी जी 15 में आते हैं। पहले तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 3, उसके बाद गांधी जी के भारत आगमन। तो 3-1 कहाँ शुरू हो रही है? 3-1 यहाँ डी देख लीजिए, डी 3-1। तो देखिए पहले तो आ गया प्रथम विश्व युद्ध हुआ, गांधी जी का भारत आगमन होता है, फिर चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला कहा पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? पंचशील का प्रतिपादन 1954 में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन 1954 में हुआ था। अगला करा संपूर्ण क्रांति का आवाहन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आवाहन किए थे। अगला करा निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया करा कि निम्नलिखित में कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। लोकमान्य तिलक क्या करा? लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकमान्य तिलक के विषय में कौन सा कथन नहीं सही है? तो वह कह रहा है उन्होंने मराठी पत्र केसरी का प्रतिपादन किया, सही बात है। वह नरमपंथी कांग्रेस के नेता थे, नन्हा। लोकमान्य तिलक क्या थे? गरम दल के थे। ऑप्शन नंबर बी ये क्या है? सही नहीं है उनके बारे में। उन्होंने गणपति और शिवाजी त्योहार शुरू किया, ठीक है, 1987 में।
कुछ ये सब सही है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला क्या करा, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इसका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न एक छूट गया था शायद इधर, हाँ, गांधी जी को किसने अर्धनंगा फकीर कहा था? तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था कौन? वेस्टिल चर्चिल ने, वेस्टिल चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आ गया क्या मेरे दोस्त, अब आ जाता है विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका आप PDF से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, 10-15 क्वेश्चन है। हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।